गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एकांकी संचय में लेसन नंबर 6 दीपदान। दीपदान हमारा लास्ट लेसन है और इसमें जो आगे का जो 5th लेसन था महाभारत की सांझ वह कट किया गया है, वह आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसीलिए हमने उसे स्किप किया है। और लेसन नंबर 6 दीपदान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। थोड़ा हम इनका परिचय लेंगे राम कुमार वर्मा का, कि हिंदी नाट्यों के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर सन 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1963 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया, क्योंकि आप छात्रावास से ही रंगमंच से जुड़े रहे, इसलिए इनके नाटकों में रंगमंचीयता तथा अभिनयता का गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। आपने सामाजिक, पौराणिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सभी प्रकार के नाटक लिखे हैं। डॉक्टर वर्मा के एकांकियों की भाषा पात्रानुकूल है। आपकी भाषा में भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले पात्र परिचय। यहाँ जो पात्र परिचय दिया गया है, सबसे पहले हम देखेंगे कुंवर उदय सिंह। कुंवर उदय सिंह कौन है? तो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा, महाराणा जो हैं जिनका नाम है महाराणा सांगा, उनके पुत्र, जो सबसे छोटा पुत्र है जिसका नाम है उदय सिंह, और वह राज्य का उत्तराधिकारी, राज्य का उत्तराधिकारी का मतलब कि राज्य को संभालने वाला, उसकी आयु 14 वर्ष की है। उसके बाद चंदन, चंदन जो धाय माँ का पुत्र है, धाय माँ जिनका नाम है पन्ना, तो धाय माँ का पुत्र है, साहस और स्नेह का प्रतीक है और उसकी आयु 13 वर्ष की है। फिर देखते हैं वनवीर। वनवीर कौन है? तो वनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। महाराणा सांगा है जो राजा है जो चित्तौड़ के, उनका छोटा भाई है पृथ्वीराज, जो दासी पुत्र कहा जाता है। स्वभाव से क्रूर और विलासी व्यक्ति है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है। अब पन्ना अर्थात धायमा, जो कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय और चंदन की माँ है, जो हमने इसके ऊपर अभी देखा, वो चंदन की माँ है और आयु उसकी 30 वर्ष की है। धाय माँ की जाति खींचो जाति की राजपुतानी है, खींचो जाति की राजपुतानी है। सोना, सोना रावल रूप सिंह की लड़की है। रावल रूप सिंह यहाँ के जो सेनापति हैं उनकी पुत्री है सोना, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। वह अत्यंत रूपवती और नटखट प्रकार की है। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली आयु 16 वर्ष की है। सामली, सामली अंतःपुर की परिचायिका। अंतःपुर की परिचायिका का मतलब होता है कि जो सब जगह की खोज खबर देती हो, सभी जगह की खबर देने वाली परिचायिका। आयु उसकी 28 वर्ष की है। कीरत, कीरत जो चित्तौड़गढ़ के जो राजमहल होता है
उस राजमहल की जूठी पत्तलें उठाने वाला बारी, जिसकी आयु 40 वर्ष की है। उसके बाद जो यहाँ का समय था, यह किस समय की वार्तालाप हो रही है, तो रात्रि का दूसरा पहर, मतलब जो बीच का समय बोलते हैं 12 बजे के बाद का, रात्रि का दूसरा पहर। और 1536, और स्थान ये जगह कहाँ की बात है, तो कुंवर उदय सिंह का कक्ष, चित्तौड़ की बात है। सबसे पहले हम लेसन में जो भी देखेंगे, तो सबसे पहले सबके चरित्र चित्रण देखेंगे, क्योंकि सभी के एक बार चरित्र चित्रण आप देख लोगे कि कौन कैसा है, उसके बाद हम लोग भावार्थ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पन्ना, धायमा। पन्ना कौन है? धायमा, जो कुंवर उदय सिंह की संरक्षण करने वाली, उनको पालने पोसने वाली, बचपन से धायमा ने अपनी माँ की तरह कुंवर उदय सिंह को पाला है। वह पन्ना त्याग की भावना से प्रेरित थी। वह चित्तौड़ के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। उसने इतना ज़्यादा कुंवर सिंह को पन्ना प्रेम करती थी कि वह उसे एक पल के लिए भी कुंवर उदय सिंह को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। उसे पता था कि अगर यह कुंवर उदय सिंह को कुछ हो गया तो इस राज्य का उत्तराधिकारी और कोई बन सकता नहीं है। बनवीर तो बहुत ही क्रूर प्रकार का व्यक्ति है। और जब कुंवर उदय सिंह के पिता अर्थात स्वर्गीय महाराणा सांगा की जब मृत्यु हुई, तो महाराणा सांगा ने जो अपने पुत्र को उदय सिंह को पन्ना के हाथों में थमाकर कहा कि तुम्ही इस राज्य की, इस चित्तौड़ राज्य की रक्षा करने में तुम्ही सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। तुम्ही को उदय सिंह को पाल पोस कर उसे एक वीर व्यक्ति बनाना होगा। तुम्हें उसकी सहायता करनी होगी, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। इस प्रकार से महाराणा सांगा ने पन्ना धायमा से वचन लिए थे, और उस वचन को पूरा करने के लिए धायमा ने अपना बलिदान, अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए भी वे तैयार हो गई। वे जानती थी कि वनवीर की क्रूरता को भली भांति वे अच्छी तरह से समझती थी। वे जानती थी कि एक पल के लिए भी अगर उदय सिंह मेरी नज़रों से दूर हुआ तो वनवीर उसे मार डालेगा, और उसे मारने के बाद राज्य का उत्तराधिकारी खुद बनकर बैठ जाएगा। इसीलिए वे उदय सिंह को अपनी नज़रों से दूर होने देना नहीं चाहती थी। वे जानती थी कि वनवीर सिंहासन का स्वामी बनना चाहता है, और वनवीर की क्रूरता को समझते हुए उसने एक बार क्या किया कि जो किरत बारी अर्थात होता है जो व्यक्ति, उसका नाम है किरत, जो जूठी पत्तलें उठाने का काम करता है, उसके द्वारा कुंवर उदय सिंह को राजमहल से बाहर निकाल देती हैं और उनके पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती हैं। उदय सिंह समझकर वनवीर ने चंदन की हत्या कर दी थी। इस तरह से पन्ना धाय ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं कुंवर उदय सिंह के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को साबित किया। वह एक वीरांगना भी है जो वनवीर जैसे दुष्ट एवं नरपिशाच से मुकाबला करने में भी नहीं हिचकती तथा अपनी वाक्पटुता से वनवीर को निरुत्तर कर देती है। अब हम आगे देखेंगे वनवीर का चरित्र। दूसरा पात्र देखेंगे वनवीर। वनवीर यह कौन है? तो जैसे महाराणा सांगा और पृथ्वी सिंह, ये दोनों भाई थे, और जो पृथ्वी सिंह, जो उनका महाराणा सांगा का छोटा भाई था पृथ्वी सिंह, उसका दासी पुत्र है। पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र कौन है? वनवीर है। तो वनवीर कैसा है? उसे राजगद्दी पर इसलिए बिठाया गया कि क्योंकि
राज्य का असली उत्तराधिकारी तो कौन है? उदय सिंह है। पर उदय सिंह अभी छोटा बच्चा है। उदय सिंह की उम्र अभी 13 साल की है। 13 या 14 साल की उसकी उम्र है। और 13-14 साल का कोई बच्चा राज्य पर अधिकार जमा सकता नहीं है या राज्य को चला सकता नहीं है। तो उस जब तक वो बड़ा ना हो पाए तब तक उस राज्य पे बैठने का अधिकार किसको दिया गया था? वनवीर को दिया गया था। लेकिन वनवीर के मन में इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि वह ये चाहने लगा कि अगर मैं उदय सिंह की हत्या कर दूं, अगर मैं उदय सिंह की हत्या कर दूं तो ये जो चित्तौड़ का राज्य है उसका मैं अधिकारी बन जाऊंगा। इसलिए वो क्या करता है? वो किसी भी तरह से उदय सिंह को मारने का प्रयत्न करता है कि उदय सिंह को मैं किसी भी तरह से अगर मार डालूंगा, कुंवर उदय सिंह को, तो इस राज्य का अधिकार सिर्फ मेरा ही होगा। वह अत्यंत क्रूर, निर्दय एवं दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अपनी योजना को पूरी करने के लिए वह दीपदान के महोत्सव का आयोजन करता है कि जहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर दासी पुत्र वनवीर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह एक क्रूर एवं विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह चित्तौड़ का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है? कुंवर उदय सिंह है। लेकिन वह छोटा होने के कारण उस राज्य को चलाने के लिए वनवीर को रखा गया है। इसलिए भविष्य में अपना प्रभाव समाप्त होने के भय से वह ग्रसित है। निष्कंठ राज्य करने के लिए उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। जो दूसरे एक राजा थे उसकी भी उसने हत्या कर दी थी, जिनका नाम विक्रमादित्य था। उसकी भी उसने हत्या कर दी थी। जो राज्य का सेवक था, जो राज्य की देखभाल करता था, उसकी भी हत्या कर दी। और अब उसकी नज़र किसके ऊपर है? कुंवर उदय सिंह की हत्या करने पर है कि अब किसी भी तरह से कुंवर उदय सिंह की हत्या कर दी जाए। चूँकि कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, तो वे चाहते थे कि अगर वो मर जाएगा तो पूरा अधिकार किसे मिल जाएगा? उसे ही मिल जाएगा। तो परिणाम स्वरूप वनवीर उनकी हत्या करना आवश्यक समझता था। हालांकि अभी उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की ही थी, लेकिन वह उस राज्य का अधिकारी बनने के कारण क्या करना चाहता था? उन लोगों की हत्या करना चाहता था। आगे हम सोना का चरित्र देखेंगे कि सोना रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती कन्या है। रावल स्वरूप सिंह वहाँ के सेनापति हैं, जहाँ चित्तौड़ के राज्य के सेनापति हैं। उनकी पुत्री का नाम है सोना और उसकी भी आयु कम से कम 16 वर्ष की है। वह अत्यंत रूपवती, अत्यंत नटखट किस्म की व्यक्ति है। वह कुंवर उदय सिंह के साथ उनके साथ बहुत ही नाचती गाती है, बहुत ही खेलती है और दोनों की हम उम्र होने के कारण दोनों ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए कूदते हुए नजर आते हैं। नृत्य कला में भी वह अत्यंत ही पारंगत है, बहुत ज़्यादा नाचने गाने में भी वो बहुत ही आगे है। लेकिन सोना बहुत ही अलहड़ का मतलब होता है सीधी सादी, बहुत ही नाबालिग जैसी है, सीधी सादी सरल हृदया है। उसे अभी तक ये पता नहीं कि चित्तौड़ में क्या कांड हो रहे हैं और क्या कांड होने वाले हैं, यह सबसे वह अनजान है। इसीलिए वह उसे कोई, जैसे वनवीर ने उसे प्रलोभन दिया तो वह तुरंत ही वनवीर के प्रति झुकाव रखने लगी कि वनवीर बहुत ही अच्छा है, वनवीर हमें सबकी बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। इस तरह से वह वनवीर के प्रलोभन में आ जाती है, क्योंकि वह अच्छे और बुरे का भेदभाव जानती नहीं है। तो इसी कारण से यह प्रलोभन दिए जाने के कारण वह वनवीर के प्रति झुकाव भी रखती है। कुंवर उदय सिंह उसे बहुत प्रिय है, उसे कुंवर उदय सिंह बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए वह कुंवर उदय सिंह को बार बार देखती है, बार बार उसे अपने साथ नाचने के लिए कहती है
और कहती है कि हम सब सखियाँ वहाँ पर नाचेंगी, तुम हमारा नृत्य देखने के लिए आओ। इस तरह से सोना बहुत ही सीधी सादी यहाँ पर लड़की बताई गई है। आगे देखेंगे हम कीरत। कीरत बहुत ही भला व्यक्ति है और वह उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए तैयार है। वह जूठी पत्तल उठाने का काम करता है। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की है। वह राजमहल में जूठी पत्तल उठाने का काम करता है। वह अनपढ़ जरूर है, लेकिन वह चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए पीछे हटता नहीं है। महल के बाहर सिपाहियों के डेरे को देखकर उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि आज क्या बात है। पूरे महल में जहाँ देखो वहाँ सिपाही ही सिपाही दिखाई दे रहे हैं और कोई नज़र ही नहीं आ रहा। इस तरह से वो सोच में पड़ जाता है राजमहल में, क्योंकि वो हर रोज़ पत्तल उठाने आता है। लेकिन उस दिन वो पत्तल उठाने आया, उस दिन तो राजमहल का कुछ अलग ही शोभा थी। जहाँ देखो वहाँ हर जगह पर सेना तैनात थी, हर जगह सेना ही सेना दिखाई दे रही थी। लेकिन वह ये सब चीज़ों से अनजान था। उसे क्या लेना देना कि राजमहल में क्या हो रहा है, उसे तो सिर्फ जूठी पत्तल उठाने से काम है। वह कुंवर उदय सिंह को बहुत ही प्रेम करता था, उसके प्रति बहुत ही आकर्षित था, क्योंकि उदय सिंह बहुत ही छोटे बच्चे थे तो उन्हें सभी लोग प्रेम करते थे तथा उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने में वह तत्पर रहता था। एक बार जब कुंवर उदय सिंह की मृत्यु के लिए यह सब ढोंग रचाया गया, उस दिन वहाँ पर इस प्रकार का माहौल था, एकदम त्योहार की तरह माहौल था। तो यह सब चीज़ें किसने बताई उसे? यह सब चीज़ें उसे दाई माँ ने कहा कि आज तुमने जो भी तुम राज्य के प्रति या चित्तौड़ राज्य के प्रति आज तुम कितने समर्पित हो, आज मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम्हें आज उदय सिंह की रक्षा करनी होगी। तो वह तुरंत ही तैयार हो जाता है कीरत और कहता है किसकी हिम्मत, कौन उदय सिंह को मारेगा? वह उदय सिंह को मारने से पहले वो मुझे मारे, मैं उसके प्राणों को तुरंत ही निकाल दूंगा अगर किसी ने भी उदय सिंह को छुआ या उदय सिंह को किसी ने भी हाथ लगाया। तो दाई माँ कहती हैं अगर इस तरह तुम करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो। तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें उदय सिंह को अपनी जूठी पत्तलों में छुपाकर उसे महल से बाहर निकालना होगा, क्योंकि आज उदय सिंह को मारने के लिए जो सेना बाहर लगी हुई है, यह सब उदय सिंह को मारने का ही प्लान हो रहा है। उदय सिंह को मारने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो तुरंत ही वह तैयार हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैंने इस राज्य का नमक खाया है, उस नमक को चुकाने का समय आ गया है। तुम चिंता मत करो दाई माँ, मैं हूँ। मैं इस तरह से बोलकर कुंवर उदय सिंह को पत्तलों की टोकरी में छिपाकर महल से बाहर ले जाकर उसके प्राणों की भी रक्षा करता है। इस प्रकार से कीरत एक भला व्यक्ति है। अब हम देखेंगे इस लेसन का भावार्थ। अब हम सभी पात्रों को एक साथ लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर दीपदान एकांकी महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर उदय सिंह की सुरक्षा एवं महाराणा सांगा के ही भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र वनवीर की महत्वाकांक्षा के कारण उत्पन्न घटना पर आधारित है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि उदय सिंह से शुरुआत करते हैं कि उदय सिंह दौड़े दौड़े आते हैं दाई माँ के पास, क्योंकि उदय सिंह छोटे होते हैं और उदय सिंह का एक भाई भी होता है। जैसे जो महाराणा सांगा हैं उनके दो पुत्र होते हैं। पहला पुत्र होता है विक्रमादित्य और दूसरा पुत्र होता है कुंवर उदय सिंह। लेकिन विक्रमादित्य की तो हत्या हो जाती है, तो रह कौन जाता है? सिर्फ कुंवर उदय सिंह। तो कुंवर उदय सिंह की देखभाल का पूरा बोझ कौन लेता है? दाई माँ। तो कुंवर उदय सिंह दौड़ते दौड़ते आते हैं दाई माँ से और कहते हैं दाई माँ, दाई माँ। दाई माँ कोई जवाब देती नहीं है। क्या है कुंवर,
जब बाद में वो थक जाती हैं तो बोलती हैं, हाँ बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो कुंवर, क्या बात है। तो दाहिमा उनसे कह रही है कि सांझ हो गई है, अब तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। दाहिमा कुंवर उदय सिंह से कह रही हैं कि बेटा अब तो शाम हो चुकी है, तुम अपनी तलवार अपने म्यान में रख दो और खाना ना खा के सो जाओ। लेकिन उदय सिंह कहते हैं, नहीं दाहिमा, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर जो लड़कियां हैं वे सब नाच रही हैं, मुझे उनके नाच और गीत को ये सब गा रही हैं जो तुलका भवानी के सामने नाच रही हैं, हमें उनके पास जाना है, मुझे भी उनका नाच देखना है। दाई तुरंत मना करती है, नहीं मेरे लाल, तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, तुम खाना खा पीकर सो जाओ। क्योंकि दाई माँ को पता है कि जो आज ये महल को इतना एक त्यौहार की तरह इतना अच्छा सजाया गया है, तो क्यों सजाया गया है और क्यों तुलका भवानी के सामने सभी लड़कियों को नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए क्यों बुलाया गया है, क्यों यह दीपदान का अवसर रखा गया है, उन्हें सब कुछ पता है। इसलिए वे डर रही हैं आज के दिन कि ये आज ऐसी कुछ घटना ना घटे। वह चाहता है, जो वनवीर है, वह चाहता है कि इस अवसर में सभी लोग नशे में धुत हो जाएं, सभी लोग खान पान करते रहें, सभी लोग नाच गाने में धुत रहें और इतने में वो मौका पाके कुंवर उदय सिंह की हत्या कर दे, जिससे कि उसका उत्तराधिकार, राज्य का उत्तराधिकार उसे मिल जाए। लेकिन धाय माँ तो सब कुछ जानती हैं, इसलिए धाय माँ कहती, नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, तुम यहाँ से चलो। कुंवर सिंह बोलते, नहीं नहीं, मुझे तो वहीं पर देखने जाना है। तो फिर धाय माँ कहती है, नहीं, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, चलो तुम अपने कमरे में चलो और खाना आना खा पी के सो जाओ। मैं कितना अच्छा हूँ दाई माँ, बार बार कहती है, क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं तो उन्हीं बड़ी देर तक देखता हूँ। जो दाई माँ का पुत्र होता है चंदन, वो क्या कहता है कि माँ, ये मैंने देखा कि उदय सिंह जो छोटा है वो और जो सोना है वो एक दूसरे को देखते रहते हैं माँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं तो पहाड़ों को देखता हूँ, हिरन को देखता हूँ, मैं तो उसको उगते हुए सूरज को देखता हूँ, मुझे वो सब देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुंवर ये सब नहीं देखते, कुंवर सोना को देखते हैं और सोना कुंवर सिंह को देखती है। इस तरह से हंसकर, अच्छा ये बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है, मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। इस तरह से दाई माँ और वे दोनों बातें करते हैं। इतने में क्या होता है कि दाई माँ सब कुछ जानती हैं कि यह सभी क्यों कर रहा है, दाई माँ को सब कुछ पता है। लेकिन जब दाई माँ कुंवर उदय सिंह को वहाँ जाने के लिए मना कर देती हैं, तो कुंवर उदय सिंह रूठ कर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं कि जाओ, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे कुछ पीना नहीं है, और वो गुस्से से जाके तलवार के साथ ही सो जाते हैं। माँ उसे बहुत मनाने की कोशिश करती, माँ कहती, सोने दो, मैं बाद में उसे मना लूँगी। इस तरह से माँ वहाँ पर उसे जाने देती है और नीचे ही जो कुंवर उदय सिंह होते हैं वो गुस्से में तलवार के साथ ही नीचे ही सो जाते हैं। इसके बाद तुरंत ही चंदन आता है, जो दाई माँ का पुत्र होता है, वो वहाँ पर आता है और कहता है कि माँ, सभी लोग वहाँ नाच गाना कर रहे हैं, मुझे तो नाच गाना देखना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नृत्य देखना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कुंवर सिंह के कमरे में सोना है, मुझे भी माँ उसका जो सोने वाला कमरा है उसमें कितने गुदगदे गद्दे रखे हुए हैं, उस रेशमी कपड़ों पर मुझे भी सोना है। माँ कहती है, हाँ हाँ, तुझे भी मैं उस पर सोने का मौका दूंगी, तू चिंता मत कर। इतने में जब ये बात करते होते हैं तभी दाई माँ के पास एक दौड़ती दौड़ती सावली आती है। और कहती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नशे में धुत हैं, बहुत ज़्यादा सभी लोग वहाँ पर नाच गा रहे हैं, आज की रात तो निकालना बहुत मुश्किल है। सावली और दाई माँ बहुत सोचने लगती हैं कि किस तरह से आज कुंवर उदय सिंह की रक्षा की जाए। सावली कहती है, दाई माँ को बोलती, दाई माँ, आज तो मुझे नहीं लगता कि आज तो इस राज्य में कोई बचेगा, आज तो लगता है सबकी मृत्यु हो जाएगी। सावली से कहती है दाई माँ
कि कुछ भी हो जाए मैं उसके आगे बनवीर के सामने मैं झुकूंगी नहीं। मैं उससे उदय सिंह की रक्षा की भीख मांगूंगी। वो कहेगा तो मैं उसके पैर भी पड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सावली कहती तुम कुछ भी कर लोगी तभी वो उदय सिंह को छोड़ेगा नहीं। तो वो दोनों सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। तो दाई माँ क्या करती है, दाई माँ कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो इसे किसी भी तरह से कुंवर उदय सिंह को यहाँ से निकालना होगा। अगर आज हमने कुंवर उदय सिंह को यहाँ से नहीं निकाला तो आज कुंवर उदय सिंह की मृत्यु निश्चित है। दोनों डर जाती हैं, दोनों घबरा जाती हैं, बहुत विचार सोच में पड़ जाती हैं। इतने में ही वहाँ से दौड़ती दौड़ती सोना आती है और दौड़ती हुई सोना आती है और कहती है दाई माँ कुंवर उदय सिंह कहाँ गए। तो सोना को बोलती है दाई माँ कि वो सो गए हैं, तुम यहाँ से जाओ। वो सो गए हैं, उन्हें नींद आ रही थी, पूरे दिन उन्होंने तलवार बाजी की है इसीलिए वे सो गए, उन्हें नींद आ गई। सोना कहती है मैं उनके कमरे में जाकर उनको उठाकर लाती हूँ। दाई माँ चिल्लाने लगती कि नहीं, उन्हें तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आएगा, तुम जाओ, तुम्हें नाचना गाना है तो तुम नाच गा लो। बनवीर ने तुम सबको लालच दे दिया है और तुम लोग खूब नाच गा करो, लेकिन वहाँ पर कुंवर उदय सिंह नहीं आएगा। सोना को जब इस तरह से डांट देती है दाई माँ तो सोना कहती है कि तुम इस राज्य में क्यों एक पहाड़ बनकर अटकी हुई हो, क्यों इस राज्य में पहाड़ बनकर अटकी हो कुंवर उदय के सामने, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। इस तरह से दोनों में वार्तालाप होता है और दाई माँ उसे डांट कर वहाँ से भगाने का प्रयत्न करती है। सोना दौड़ती दौड़ती आती है लेकिन धीमे धीमे वहाँ से चलती हुई जाती है। थोड़ी देर के बाद चंदन आता है और कहता है माँ आज सोना को क्या हुआ। सोना तो बहुत उछलती कूदती हुई आती है, आज सोना बहुत धीमे धीमे चल रही है, सोना के साथ कुछ हुआ है क्या माँ। दाई माँ कहती कुछ नहीं हुआ, चलो तुम खाना खा लो। इस तरह से दाई माँ उस पुत्र को खाना खिलाती है और सावली से खाना खिलाकर उसे कहती है कि आज चलो, तुम कहते थे ना बहुत बार कि तुम्हें कुंवर उदय सिंह के पलंग पर सोना है, उसके उसके जो राजगद्दे हैं उसके ऊपर तुम्हें सोना है, आज चलो मैं तुम्हें वहीं पर सुलाती हूँ। आज तुम अगर एक बार सो जाओगे वहाँ तो वहाँ से कभी भी उठोगे नहीं, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर सुलाती हूँ। ऐसा कहकर जो कुंवर उदय सिंह होते हैं वो पृथ्वी पर ही गुस्से में सोए हुए होते हैं, तो उनकी जगह पर वो किसे सुला देती है, चंदन को सुला देती है। और फिर उसके बाद बाहर आकर फिर से वो सावली से बात करने लगती है कि आज मुझे किसी भी तरह से कुंवर उदय सिंह को यहाँ से निकालना होगा। अगर मैंने कुंवर उदय सिंह को यहाँ से नहीं निकाला तो आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो आज मैं क्या करूं, किस तरह से मैं आज कुंवर सिंह को यहाँ से निकालूं। आज मैं कुंवर सिंह को यहाँ से मरने तो नहीं दूंगी। और आज मुझे उसने ऐसा एक योजना बनाई और सावली को कहा कि देखो मैं एक काम करूँगी कि चंदन को जो कुंवर उदय सिंह का बिस्तर है उस पर मैं चंदन को सुला दूंगी और उसे अच्छी तरह से उड़ाकर सुला दूंगी और वहाँ पर कमरे में पूरा अंधेरा कर दूंगी। अगर बनवीर मारने आएगा तो चंदन को मारकर वहाँ से चला जाएगा। ऐसा बोलती है और ऐसे बोलते बोलते उसका हृदय फट जाता है, उसके आंखों में से आंसू निकलने लगते। सावली भी डर जाती है कि ये तुम कैसी बात कर रही हो, तुम अपने बेटे के लिए ऐसी बात कर रही हो, तुम्हें ये बोलते हुए जरा भी लज्जा नहीं आ रही कि यहाँ पर तुम अपने पुत्र को मारने की बात कर रही हो। इस तरह से वह सावली उनसे कहती है, लेकिन वह कहती है दाई माँ कि मुझे अगर इस राज्य का कर्ज चुकाना है, इस नमक का कर्ज चुकाना है तो मुझे यही करना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुंवर उदय सिंह नहीं है, तो वह कुंवर उदय सिंह को मारे बिना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पूरे राज्य के आसपास उसी के पूरे पूरे सैनिक सब जगह तैनात हैं। तो वह किसी भी तरह से कुंवर उदय सिंह को ढूंढकर मार डालेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर सोए हुए अगर उसे ये नहीं पता चलेगा कि चंदन है कि कुंवर उदय सिंह है, तो वो अगर चंदन को मार देगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि कुंवर उदय सिंह मर चुके हैं और वह उसका पीछा भी नहीं करेगा और वह शांति से इस राज्य पर राज करने लगेगा। इतने में वहाँ पर एक कीरत आता है जो राजमहल की पत्तल उठाने का काम करता है। तभी दाई माँ कीरत से बात करने लगती है और कीरत से कहती है कि कीरत आज समय आ चुका है, इस राज्य का हमारे ऊपर जो नमक खाया है हमने इस राज्य का, उस नमक का कर्ज अदा करने का समय आ चुका है।
और किसी भी तरह से हमें इस नमक का कर्ज अदा करना है। तुम जैसे भी करो तुम्हें वह करना ही होगा। इस तरह से वह दोनों वार्तालाप करने लगते हैं और जो किरत होता है वो कहता है कि ठीक है, जैसा माँ तुम कहो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। जिसने भी अगर कुंवर उदय सिंह के सामने नज़र उठाकर देखने की भी कोशिश की तो मैं उसकी आंखों को नोच लूँगा। वो कुंवर उदय सिंह को मारने से पहले उसे मुझे मारना होगा। इस तरह से वह दाई को विश्वास दिलाता है कि दाई माँ तुम चिंता मत करो, तुम जो भी काम मुझे बोलोगी मैं उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर उसको करने के लिए तैयार हूँ। वह कहती है कि ठीक है, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें किसी भी तरह से अपनी टोकरी के अंदर कुंवर उदय सिंह को रखकर चित्तौड़ से बाहर ले जाना होगा। इस तरह से वह किरत से बात करती हैं। तो किरत से इस तरह से जब बात करती हैं वो दोनों जब कुंवर उदय सिंह के कमरे में जाते हैं तो गुस्से में जो कुंवर उदय सिंह पृथ्वी पर लेटे हुए हैं उन्हें वे लोग धीरे से उठाते हैं और उस टोकरी में, बड़ी सी टोकरी में डाल देते हैं और ऊपर से बहुत सारी पत्तलें भी भर देते हैं और पत्तलों को भरकर वहाँ से उसे उसकी जो टोकरी होती है उसके ऊपर वो बहुत सारी जूठी पत्तलें डाल देते हैं और उस टोकरी को अपने माथे पर रखकर कीरत धीरे से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जो उसने और उसके बाद भी क्या हुआ कि जो बनवीर था उसने सबसे पहले क्या काम किया, उसने सबसे पहले जो बड़े पुत्र महाराणा के जो बड़े पुत्र था जो विक्रमादित्य जो राजगद्दी संभालता था, लेकिन कहते हैं कि जो विक्रमादित्य था वो भी बहुत ज़्यादा नशे में डूबा रहता था। उससे भी जो प्रजा थी वो संतुष्ट नहीं थी, किसी भी तरह से वो संतुष्ट नहीं हो पाती थी। इसीलिए वह पूरा कार्यभार अपने ही हाथ से स्वयं बनवीर ने संभाल लिया था। बाद में उसे ऐसा लगने लगा कि अब कुंवर उदय सिंह को अगर मैं मार दूंगा तो पूरा राज्य पर शासन मैं खुद ही करूंगा और वास्तविक उत्तराधिकारी कौन बन जाएगा, मैं खुद बन जाऊंगा। इस तरह से वह ईर्ष्या से भरने लगता है और उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगता है। कुंवर उदय सिंह की देख रेख पन्ना करती है क्योंकि पन्ना जानती है कि बनवीर ने जब विक्रमादित्य की हत्या कर दी तो वह अब कुंवर उदय सिंह को मारने में जरा भी हिचकिचाएगा नहीं, वह कभी भी उसे मार सकता है। इसीलिए पन्ना अपनी आंखों से एक पल के लिए भी उदय सिंह को दूर होने नहीं देती, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। यह बात बनवीर भी अच्छी तरह से जानता है कि जब तक धाय माँ जिंदा है तब तक हम उदय सिंह को कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वह भी धाय माँ से थोड़ा डरता है क्योंकि धाय माँ एक निम्न स्त्री नहीं है, वो वीरांगना स्त्री है जो किसी के भी साथ लड़ने के लिए तैयार रहती है। पन्ना का एक पुत्र भी था जिसका नाम चंदन है। उसका एक पुत्र था जो चंदन और कुंवर उदय सिंह दोनों ही हम उम्र के होते हैं और दोनों ही अच्छे दोस्त भी होते हैं। दोनों को कहीं पर भी साथ में ही जाना होता है। वह भी उदय सिंह की ही उम्र का होता है। एक दिन रात्रि के समय बनवीर ने रंगारंग कार्यक्रम की योजना की। एक बार रात्रि के समय क्या किया, बनवीर ने एक ऐसी योजना बनाई कि जहाँ पर पूरे गांव के लिए पूरी प्रजा को खाने पर निमंत्रण किया गया। सभी को मद भी दिया गया, शराब मदिरा करने के लिए कहा गया, मटन जो मक्षी बोलते हैं वो सब इस तरह से खिलाया गया कि सभी लोग नशे में धुत हो गए। सभी लोगों ने बस उसी में मज़े में सब लोग डूब गए। सभी लोग दीपदान का एक आयोजन किया गया जो तुलका भवानी नाम की जो भगवान होते हैं, जो देवी होती है, उनके सामने दीप का दान किया जाता था। तो उस दिन दीपदान का आयोजन किया गया और पूरी प्रजा जो सभी लोग तैयार हो के सभी लोग इसके अंदर शामिल हुई। सभी लोगों ने खूब नाच गाना किया। उसी समय अवसर का लाभ उठाकर बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की भी हत्या कर दी थी। उसी समय हत्या कर दी थी और यह बात सावली ने आकर धाय माँ को बताई कि धाय माँ विक्रमादित्य की हत्या हो चुकी है। अब किसकी हत्या होने वाली है, अब कुंवर उदय सिंह की हत्या होने वाली है। उस समय वह सो रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब विक्रमादित्य भी सो रहे थे तो उसी समय जाकर उसने क्या किया था, उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। जब सावली ने पन्ना को यह खबर सुनाई तो वह चीख पड़ी। वो एकदम घबरा गई
कि इसने इतने बड़े विक्रमादित्य को मार डाला तो इस छोटे से बच्चे को मारने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगा। यह सुन के ही पन्ना की आंखों में से आंसू निकलने लगे और पन्ना ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्या करे, सावली ने जो खबर दी थी वह सही खबर थी, वह किसी भी तरह से गलत खबर नहीं थी। उसी समय उसे लगा कि बनवीर की नीयत ठीक नहीं है। अब उसे तुरंत पता चल गया कि बनवीर की नीयत अब ठीक नहीं है। वह अब क्या करना चाहता है, वह अब कुंवर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। वह उसे कुंभलगढ़ लेकर भाग जाना चाहती थी, परंतु बाहर जाना उसके लिए समस्या थी। वह चाहती थी कि वो किसी भी तरह से वह उसे भी कुंभलगढ़ जाकर ले जाए, लेकिन वह बाहर निकल नहीं सकती थी क्योंकि चित्तौड़ के चारों ओर सब बनवीर की ही सेना, सभी जगह बनवीर की सेना ही तैनात थी, तो वो बेचारी बाहर भी नहीं निकल सकती थी। यह सब बात वो किससे करती है, कीरत से करती है कि कीरत ये सब तुम्हें ही करना होगा, आज तुम्हें ही इस चित्तौड़ की रक्षा, इस चित्तौड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी, किसी भी तरह तुम ही इसकी रक्षा कर सकते हो। तो जो कीरत होता है वह कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब तरह से उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। कुंवर को जूठी पत्तल उठाने वाले बारी कीरत के टोकरे में छिपाकर राजमहल से बाहर भेज देती हैं। क्या करती है कि तुम जल्दी करो, तुम्हें किसी भी तरह से जल्दी यहाँ से निकलना है, और अगर तुम जूठी पत्तल में इसको लेकर जाओगे तो कोई सेना भी तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम क्या लेकर जा रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो, कोई तुमसे पूछेगा नहीं। तब कुंवर की सैया पर अपने इकलौते पुत्र चंदन को सुला देती है, और जैसे ही उसे राजमहल से बाहर निकालती है वैसे ही वो अपने पुत्र, उसका भी अकेला एक पुत्र होता है, वो अपने पुत्र को क्या करती है, एक मृत्यु के सैया पर सुला देती है। उसे सब कुछ पता होती है, लेकिन वो क्या करे, अपनी छाती को इतना मजबूत कर लेती है, वो इतना दुखी होती, बहुत रोती भी है, लेकिन क्या करे, अगर वो ऐसा नहीं करती तो जो राज्य का उत्तराधिकारी है वह भी आज मारा जाएगा, और जो बनवीर है वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, वह अगर इस पर राज करने लगा तो पूरी प्रजा दुखी हो जाएगी। तो वह क्या करती है कि कुंवर उदय सिंह की जगह पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। फिर रात के समय जब वो विक्रमादित्य की हत्या करके, बनवीर ने पहले तो विक्रमादित्य की हत्या कर दी, अब बाद में वो क्या करता है, उसका उद्देश्य सिर्फ कुंवर उदय सिंह को ही मारना होता है। वह जैसे ही कुंवर उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है तो देखता है कि बनवीर देख रहा है कि सैया के ऊपर चंदन को उदय सिंह समझकर वो क्या करती है, दाइमा उसे अच्छी तरह से उड़ा देती है कि किसी भी तरह से पता ना चले कि ये उदय सिंह है या चंदन सिंह है। तो क्या करती है, वो चंदन को इस तरह से उड़ा देती है कि ऐसा लगता है जैसे वो उदय सिंह ही सो रहे हैं, और अचानक वहाँ पर उसकी सैया पर दौड़ता हुआ बनवीर आता है और तलवार से वार कर देता है और उसके बहुत सारे टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस प्रकार पन्ना ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाकर मेवाड़ के सिंहासन का उत्तराधिकारी की रक्षा की है। फिर क्या होता है कि जब वो उसके टुकड़े टुकड़े करके वहाँ से निकल जाता है तो माँ पन्ना जो होती है वो ऐसे ही छाती पीट पीट कर रोती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका एक पुत्र, भले ही उसने, यह एक वीरांगना स्त्री है जिसने एक वीरता का एक बोलते हैं कि एक जो चित्तौड़ के एक राज्य को संभाला है, उसने एक चित्तौड़ के एक उत्तराधिकारी पुत्र को जो उन्होंने एक राज्य का अधिकारी दिया है, एक रक्षा करने का एक कुंवर उदय सिंह दिया है, उन्होंने पूरी प्रजा की रक्षा की है, अपने पुत्र को बलिदान कर देती हैं, और इस तरह से मेवाड़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी की वे रक्षा करती हैं और अपने पुत्र को बलिदान कर देती हैं। इस प्रकार से पन्ना अपने नमक का कर्ज अदा करती हैं कि जो उन्होंने जो चित्तौड़ का जो नमक खाया था, जो उन्हें स्वर्गीय महाराणा सांगा को उन्होंने एक जो वचन दिया था, उस वचन को उन्होंने एक स्त्री होकर भी उन्होंने उस वचन का पालन किया, और उस वचन को पालन करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान किया, और उन्होंने एक मेवाड़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी की रक्षा की और उसे एक उत्तराधिकारी बनाया। इस प्रकार से यहाँ पर धाय माँ जो सबसे मेन पात्र हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिन्होंने इस प्रकार से अपने राज्य की रक्षा की,
अपने वचन का पालन किया, यह है धाय माँ। यह रहा हमारा सारांश, जो दीपदान का सारांश था वह हमने देखा, हमने भावार्थ देखा इसका। अब मुझे लगता है कि आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि पहले मैंने आपको एक एक करके सभी पात्रों का परिचय दिया, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर पूरे जो लेसन था, जो दीपदान, उसका पूरा भावार्थ आपको समझाया। अब मैं यहाँ पर आपको एकांकी का उद्देश्य या संदेश समझाऊंगी। डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान शीर्षक एकांकी में राजपूतानों की वीरांगना पन्ना धाय के अपूर्व बलिदान का चित्रण करना एकांकी का उद्देश्य रहा है। पन्ना धाय ने जिस प्रकार त्याग एवं बलिदान की भावना का परिचय देते हुए यहाँ पर जो एकांकी का उद्देश्य है वो पन्ना पर ही आधारित है, क्योंकि पन्ना एक ऐसी वीरांगना है कि जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर एक अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर धाय माँ को कभी कोई भूल सकता नहीं है। ऐसा तो कोई माँ अपने पुत्र के साथ भी नहीं कर सकती जो पन्ना ने अपने जो धाय माँ ने करके दिखाया, जो अपने पुत्र का बलिदान करके दूसरे के पुत्र का रक्षा की। तन्ना धाय माँ ने जिस प्रकार त्याग एवं बलिदान की भावना का परिचय देते हुए अपने पारिवारिक मोह एवं आसक्ति से ऊपर उठकर उसने अपने पारिवारिक अर्थात अपने पुत्र का मोह न करके उसने क्या किया कि उससे कितना अपने पुत्र का बिल्कुल उसने मोह ही नहीं किया और दूसरे के पुत्र को उसने बचाया। तो उससे भी ऊपर कलेजे के टुकड़े चंदन को उदय सिंह की रक्षा में होम करके बलिदान का जो सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया है, उसका चित्रण करते हुए एकांकीकार ने कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण तथा स्वामी भक्ति का संदेश दे रहे हैं तथा यह स्पष्ट कर रहे हैं कि राष्ट्र प्रेम पुत्र प्रेम से भी कहीं अधिक बढ़कर और महान होता है। प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य राष्ट्रहित के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों व हितों का त्याग करने के लिए प्रेरित करना है। पन्ना धाय का त्याग ये दर्शाता है कि त्याग की भावना स्वार्थ की वशीभूत नहीं होती। एकांकी ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो पन्ना धाय माँ की तरह त्याग करते हैं और न्याय के लिए अपनों का भी बलिदान करने से नहीं हिचकते। उन्होंने जब अपने पुत्र को प्यार नहीं करती थी, वह अपने पुत्र को हमसे भी कई ज़्यादा अपने जो कलेजे का टुकड़ा है उसको वो प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसने देश प्रेम को अधिक महत्व दिया, अपने से ज़्यादा उसने देश प्रेम को अधिक महत्व दिया। इसी वजह से तो उसने इस न्याय के लिए अपनों का भी बलिदान करने में वे हिचकी नहीं। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को उस कुंवर उदय सिंह की जगह अपने चंदन छोटे से पुत्र को बलिदान कर दिया। वनवीर की तरह क्रूर, स्वार्थी एवं लोभी लोगों का नाम इस संसार में लोग सम्मान के साथ कभी नहीं लेंगे। हमेशा एक लालची, एक क्रूर, एक स्वार्थी, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में वह जाना जाएगा। लेकिन धाय माँ ने अपना जीवन एक ऐसे स्वर्णिम पन्नों पर लिख दिया है कि इतिहास में जो भी उसे पढ़ेगा वह इस वीरांगना पर गर्व प्रस्तुत करेगा, गर्व महसूस करेगा कि हमारे इतिहास में भी ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जो अपना स्वार्थ न देखकर वे हमारे देश प्रेम का स्वार्थ, अपने देश प्रेम के लिए उस स्वार्थ को त्याग करने के लिए तैयार रहती थी। आज हमको यह देखने को भी मिल गया है। अब हम आगे देखेंगे शीर्षक की सार्थकता। एकांकी का शीर्षक सौद्देश्य सार्थक ही है। दीपदान शीर्षक के चारों ओर घूमता है। एकांकी में घटित समस्त घटनाओं का संबंध चित्तौड़ में होने वाले दीपदान से अवश्य है।
वनवीर ने मयूर पक्ष नामक कुंड में तुलजा भवान की पूजा के लिए दीपदान का आयोजन किया था, जिसमें पन्ना धाय माँ के पुत्र चंदन को उदय सिंह समझकर यमराज को उसकी दीपदान किया। पन्ना कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने कुल के दीपक चंदन का दान कर देती है। इस तरह शीर्षक अत्यंत उपयुक्त एवं सटीक है। मैं समझती हूँ सभी को अच्छी तरह से लेसन समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से इसका भावार्थ छोटा संक्षिप्त में मैं आपको प्रस्तुत कर देती हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान देना। हम देखेंगे फिर से, थोड़ा सा मैं आपको फिर से शॉर्ट में स्टोरी बता दूं कि दीपदान एकांकी महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर उदय सिंह की रक्षा एवं महाराणा सांगा के भी भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र वनवीर की महत्वाकांक्षा के कारण उत्पन्न घटना पर आधारित है। जब महाराणा सांगा की मृत्यु हुई तब कुंवर उदय सिंह बहुत छोटे थे। उनके बड़े पुत्र महाराणा विक्रमादित्य ने राजगद्दी ग्रहण की, किंतु वह मल्ल विद्या में डूबा रहता था। उसकी प्रजा भी उससे संतुष्ट नहीं थी, इसलिए राज्य की देखरेख का अधिकांश कार्य ही वनवीर ने स्वयं संभाल लिया। बाद में उसे ऐसा लगा कि वह कुंवर उदय सिंह बड़े होंगे तो वे इस राज्य का शासन करेंगे, क्योंकि वास्तविक उत्तराधिकारी भी वही है। इस कारण से वह ईर्ष्या से भर गया, अतः उसने उदय की हत्या करने की योजना बनाई। कुंवर उदय सिंह की देखरेख पन्ना करती थी। वह एक पल के लिए भी उदय सिंह को अकेला नहीं छोड़ती थी। पन्ना का एक पुत्र भी था जिसका नाम चंदन था। वह भी उदय सिंह की ही उम्र का था। एक दिन रात्रि के समय वनवीर ने रंगारंग कार्यक्रम किया गया, जिसमें दीपदान का काम था कि जहाँ पर स्त्रियाँ दीपदान करके नाच गाना करती थी। सभी लोग नाच गाने में डूबे थे। उसी समय अवसर का लाभ उठाकर वनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। उस समय वह सो रहे थे। जब सावली ने पन्ना को यह खबर सुनाई तो वह चीख पड़ी। उसे लगा कि वनवीर की नीति ठीक नहीं है, वह कुंवर उदय सिंह की भी हत्या कर सकता है। वह उसे कुंभलगढ़ नामक गांव में ले जाना चाहती थी, परंतु बाहर जाने के लिए बहुत समस्या थी। सभी पूरे चित्तौड़ को उसके सेना ने घेर रखा था। पन्ना बहुत भयभीत थी कि तभी कीरत बारी वहाँ पहुँच जाता है। वह पन्ना धाय माँ का बहुत आदर करता है। उसके कहने पर वह कीरत ने कुंवर उदय सिंह को पत्तलों की टोकरी के बीच रखकर बेरिस नदी के किनारे शमशान पर चला गया। कीरत बारी जैसे ही उदय सिंह को लेकर उसके कुछ देर के बाद रक्त से सनी तलवार लेकर वनवीर पन्ना धाय के कक्ष में पहुंचा। उसे पूछा कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है, और पन्ना को इस बात का प्रलोभन दिया कि तुम्हारे लिए मंदिर बनवाया जाएगा। तुम बताओ कि उदय सिंह कहाँ है। चारपाई पर पन्ना धाय का पुत्र चंदन सो रहा था। उसने उसी की ओर इशारा कर दिया। वनवीर ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। पन्ना चीखकर मूर्छित हो गई। इतना दुखद अंत है इस जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका, बहुत ही दुखद अंत है। लेकिन इस इतिहास में लिख गया है कि पन्ना जैसी वीरांगना स्त्री हमने आज दिन तक नहीं देखी, जो अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सामने मरता हुआ देख रही है तो वह चीखती हुई एकदम मूर्छित होकर बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ती है। आपने देखा, ये पूरे लेसन का भावार्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक PDF भी भेज रही हूँ, जो क्वेश्चन आंसर की PDF है। थोड़ा सा उसके अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जेरोक्स की कॉपी है तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आप ध्यान से देखकर लिखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर भी अगर यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी हो तो पहले तो आपको परेशानी होगी नहीं, एक बार परेशानी लगती है तो उससे पहले आपको क्या करना है, ये दीपदान का लेसन आपको पहले पूरे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जब आप एक बार ये लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो उसके बाद मेरा वीडियो भी आप देखोगे, तो आप जब दोनों चीज़ें देखोगे, क्योंकि हमने एक एक करके सभी पात्रों का परिचय दिया, जब एक एक करके हमने पात्रों का परिचय दिया है उसके बाद हमने भावार्थ समझाया, फिर हमने एकांकी का उद्देश्य भी बताया, एकांकी की सार्थकता बताई, उसके बाद फिर से मैंने आपको एक संक्षिप्त एक छोटी सी
फिर से उसका भावार्थ समझा दिया। इस तरह से मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस लेसन में। इसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर की PDF भी भेज दे रही हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।